नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने लाइसोसोम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे का सेल ऑर्गेनेलिज राइबोसोम्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, what are ribosome? Ribosomes होते क्या है? So cells have tiny granular structure known as ribosomes. These are ribonucleoprotein particles and it serve as workbenches with mRNA acting as the blueprint in the process of protein synthesis. बेसिकली क्या है कि कोशिका के अंदर छोटी छोटी ग्रेनुलर संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, और ये होती क्या है, बेसिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स ये होते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये वर्क बेंचेस की फॉर्म में ये काम करते हैं, और इनमें जो मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, एमआरएनए जो होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है। यानी क्या हो रहा है, राइबोसोम तो वर्क बेंच की तरह काम कर रहे हैं और एमआरएनए क्या कर रहा है, ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहा है। किसमें? आपके प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में। अब राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की, उसके लिए हम देखें तो राइबोसोम्स आर सेलुलर पार्टिकल्स हैविंग एन एवरेज डायमीटर ऑफ 23 नैनोमीटर. These are the unit of protein synthesis and this is described by G.E. Pallade in 1952. G.E. Pallade ने ये बताया कि राइबोसोम एक ना जो प्रोटीन सिंथेसिस की एक इकाई होती है, और उन्होंने ही, पैलेडे ने ही इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया. Their presence in both free and endoplasmic reticulum membrane attached form rough endoplasmic reticulum was confirmed by Pallade and Sienkiewicz by the electron microscopy. अब ये पता कैसे लगा कि बेसिकली ये कैसे प्रेजेंट होती है, ये फ्री फॉर्म में भी होती है, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से अटैच्ड फॉर्म में भी ये पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये किसने कंफर्म किया? पैलेडे एंड सिंकिविट्ज, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा ये कंफर्म किया कि जो आपका राइबोसोम्स होते हैं फ्री तथा अटैच्ड फॉर्म में पाए जाते हैं. अब इनकी संख्या कितनी होती है, यदि नंबर हम ये देखें तो द नंबर ऑफ राइबोसोम डिफर्स ग्रेटली. A rapidly growing E. coli cells may have as many as 15,000 to 20,000 ribosome, about 25% of the cell mass, or whereas mammalian cultured cells contain 10 million ribosome per cells. अब इनकी जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और एक जो रैपिडली ग्रोविंग जो इकोलाई सेल्स होती है उसके अंदर इनकी संख्या 15,000 से 20,000 राइबोसोम्स होती है, जो क्या करती है, इसके सेल मास का लगभग 25% ये बनाती है. जबकि मैमेलियन जो कल्चर्ड सेल्स है उसमें 10 मिलियन राइबोसोम पर कोशिका पाए जाते हैं. यानी क्या हुआ कि जो राइबोसोम की संख्या है वो सेल टाइप टू सेल टाइप नंबर इसके वरी करते हैं. जैसे आप ये देखिए, आप ये आपकी बैक्टीरियल सेल्स है, इसमें देखिए ये राइबोसोम्स ये बिखरे हुए हैं, ठीक है, ग्रेनुलर फॉर्म में, ठीक है, ये राइबोसोम्स है जो कि ग्रेनुलर फॉर्म में है. और जो आपको बता दिया मैंने कि रैपिडली जो ग्रोविंग यूकोलाई सेल्स है उनमें इनकी संख्या लगभग 15,000 से 20,000 राइबोसोम होती है, जो कि लगभग 25% इसके सेल मास का निर्माण ये करती है. अब टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स क्या क्या होते हैं? एक होते हैं आपके मैट्रिक्स राइबोसोम्स. These synthesize proteins destined to remain within the cell. यदि सेल के अंदर ही यदि प्रोटीन को यदि रहना है तो वो जो राइबोसोम जो कि है ना, जो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं उनको अपन कहते हैं मैट्रिक्स राइबोसोम्स.
और वो क्या करते हैं, ये ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जो कि कोशिका के अंदर ही पाई जाती हो। दूसरे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स, दीज मेक्स प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू द आउटसाइड। और ये ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब राइबोसोम के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स भी होते हैं। सो कौन कौन से डोमेन्स होते हैं और क्या काम होता है उनका? सो देयर आर टू डोमेन्स ऑफ राइबोसोम्स। One is translation domain. The region responsible for translation is called the translation domain. Both subunits contribute to this domain, located in the upper half of the small subunit and in the associated areas of the large subunit. ये क्या कर रहे हैं कि ये जो रीजन होता है वो ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इनके अंदर जो राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट्स होती है ना, वो दोनों सब यूनिट्स इस डोमेन को के लिए कंट्रीब्यूट करती है। और क्या करती है कि ये जो कहाँ होता है, ये कि ये जो स्मॉल सब यूनिट होती है ना उसके अपर हाफ में पाया जाता है, और ये क्या होता है, और लार्ज सब यूनिट के एसोसिएटेड एरियाज में ये पाया जाता है। स्मॉल सब यूनिट के अपर एरियाज तथा लार्ज सब यूनिट के से जो एसोसिएटेड एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे ये ट्रांसलेशन डोमेन पाया जाता है, जो कि ट्रांसलेशन का कार्य करता है, या ट्रांसलेशन के कार्य के लिए ये डोमेन रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ये डोमेन रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है आपका एग्जिट डोमेन। सो इससे क्या होता है, द ग्रोविंग पेप्टाइड चेन emerges from the large subunit at the exit domain. This is located on the side of the सबयूनिट। अब दूसरा कौन सा होता है आपका एग्जिट डोमेन। इसमें क्या होता है, जो ग्रोविंग जो पेप्टाइड चेन होती है, जो कि है ना, जो प्रोटीन वाली जो अमीनो एसिड्स से जो जुड़ी हुई जो चेन होती है, ये क्या होता है, लार्ज सबयूनिट से एग्जिट डोमेन की तरफ ये जाती है। और ये कहाँ होती है, जो इनकी जो सबयूनिट्स होती है ना, जो छोटी इकाइयाँ होती हैं, उनके साइड में एक तरफ ये प्रेजेंट होता है। यानी एक हो गया आपका ट्रांसलेशनल डोमेन जो कि ट्रांसलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा आपका एग्जिट डोमेन जो कि ग्रोविंग पेप्टाइड चेन के एग्जिट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अब डायमेंशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के डायमेंशन कितने होते हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होता है वो 70S प्रकार का होता है। दीज हैव डायमेंशन ऑफ अबाउट 14 to 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। इनका जो डायमीटर होता है वो 14 से 15 नैनोमीटर से एवं 20 नैनोमीटर तक होता है। 14 to 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर होता है इनका डायमीटर। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.7 मिलियन डाल्टन, 2.7 into 10⁶ डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ 50S एंड 30S यानी सब यूनिट। और ये जो 70S जो सब यूनिट 70S जो राइबोसोम होता है वो दो प्रकार की सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। एक आपकी 50S होती है और दूसरी आपकी 30S सब यूनिट होती है। अब यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम यदि देखें हम, तो राइबोसोम आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर एंड लेस डेंस देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स. Ribosomes are composed of two subunits, each of which consists of proteins and a type of RNA called ribosomal RNA. अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो दो सबयूनिट से मिलकर के बने होते हैं 50S और 30S, जिसमें प्रोटीन्स पाई जाती है तथा राइबोसोमल RNA पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 50S यदि सबयूनिट हम देखें तो इसमें दो प्रकार के राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं, 23S एवं 5S राइबोसोमल RNA, एवं उसमें 34 डिफरेंट प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन्स या प्रोटीन्स पाई जाती है। 30S सबयूनिट में यदि हम देखें तो 16S राइबोसोमल RNA पाया जाता है और इसमें 21 प्रकार की डिफरेंट प्रोटीन्स पाई जाती है।
अब राइबोसोमल सब यूनिट्स यदि देखें हम लोग, तो मैंने जैसे बता दिया कि ई सब यूनिट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1 to 2 rRNA मॉलिक्यूल एंड मैनी पॉलीपेप्टाइड्स, जैसे 30S सब स्मॉलर सब यूनिट एंड 50S लार्जर सब यूनिट। दो प्रकार के सब यूनिट्स है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया आपको कि कौन कौन से इसमें राइबोसोमल आरएनए होते हैं और कितनी प्रकार के इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स या फिर प्रोटीन्स पाई जाती है। अब ये जो एस जो हम देख रहे हैं, ये एस इन 70S एंड 80S को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है, तो जो इसमें एस होती है दैट रिप्रेजेंट श्वेतबर्ग यूनिट, इसको हम श्वेतबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो एस होती है वो श्वेतबर्ग यूनिट्स होती है। श्वेतबर्ग यूनिट्स क्या होती है बेसिकली, कि जैसे ही हम लोग किसी भी पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूज करें, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, द फास्टर ए पार्टिकल ट्रेवल व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड द ग्रेटर इट्स श्वेतबर्ग वैल्यू और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यदि कोई पार्टिकल तेजी से यदि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर मूव करेगा तो उसकी श्वेतबर्ग वैल्यू या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हमेशा ज्यादा होगा। यानी क्या हो रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन की के अंदर जो सेटल होने की जो रेट होती है उसको हम श्वेतबर्ग वैल्यू अथवा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज ए फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एंड शेप। और सेडिमेंटेशन जो कोफिशिएंट होता है वो पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट, उसका वॉल्यूम तथा उसकी शेप का एक ना जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली उसकी जो वेट है, उसका वॉल्यूम है तथा उसकी शेप है, ये तीनों चीजें मिलकर के सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिफाइंड करती है। हेवियर एंड मोर कंपैक्ट पार्टिकल्स नॉर्मली हैव लार्जर श्वेतबर्ग नंबर्स और सेडिमेंट फास्टर। अब जो भारी जो होता है, भारी एवं है ना जो मोर कॉम्पैक्ट यानी अधिक मतलब उससे बना हुआ, ठीक है, कॉम्पैक्ट यानी बिल्कुल एक जगह मिला हुआ, वो जो पार्टिकल्स होता है उसकी जो श्वेतबर्ग जो नंबर्स होते हैं या फिर है ना जो सेडिमेंट होने की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है या श्वेतबर्ग नंबर उसके ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना भारी कोई पार्टिकल होगा या जितना कंपैक्ट भारी और कंपैक्ट पार्टिकल होगा उसका उतना ही ज़्यादा श्वेतबर्ग नंबर होगा और वो उतनी ही तेजी से बॉटम के अंदर सेडिमेंट होगा। अब हमने इसकी दोनों जो सब यूनिट देखे हम लोग, तो 30S सब यूनिट है, इट इज स्मॉलर एंड हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 0.9 × 10⁻⁶ डाल्टन्स। और जैसा मैं बता चुका हूँ आपको 60S rRNA का बना हुआ होता है एवं इसमें 21 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। तो ये 30S है, ये इसका हेड है, इट्स अ प्लेटफॉर्म, और ये इसकी बेस है। 3 हिस्से इसके, हेड, प्लेटफॉर्म और बेस। ये 30S सब यूनिट है। यदि 50S को देखें अपन, तो द 50S सब यूनिट इज लार्जर वन and has a molecular weight of about 1.8 × 10⁻⁶ Dalton. It consists of 5S rRNA, 23S rRNA and 34 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसमें दो प्रकार के तो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, एक 5S और दूसरा 23S राइबोसोमल आरएनए होता है, और इसमें लगभग 34 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन्स अथवा प्रोटीन्स पाई जाती है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1.8 × 10⁻⁶ डाल्टन्स होता है। अब यदि हम इसकी स्ट्रक्चर तथा शेप देखें, यदि हम 70S राइबोसोम की, इकोलाई को जो 70S राइबोसोम है उसकी स्ट्रक्चर और शेप में क्या होता है, इसमें आप देखिए ये जो रेड कलर वाला है ये तो 50S राइबोसोमल सब यूनिट है, और ये जो ब्लू कलर वाली है ये वाली, ये आपकी 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, इसी में ही क्या होता है, ये जो रीजन होता है ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स होती हैं। जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट होती है वो दो प्रकार के उससे बनती है, एक प्रोटीन तथा दूसरा राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो 23S एवं 5S राइबोसोमल आरएनए होता है,
जबकि स्मॉल सब यूनिट है जो कि 30s राइबोसोमल सब यूनिट है वो 16s राइबोसोमल आरएनए तथा बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उनके द्वारा ये बना होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इकोलाई के 70s में किस प्रकार से उनकी स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से उसके लार्जर सब यूनिट है और किस प्रकार से स्मॉलर सब यूनिट है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। आगे की क्लास में हम लोग ATS राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे एवं राइबोसोम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।